नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो एनआरआई की वोटिंग के बारे में और एक एनआरआई टैक्सेशन इन इंडिया के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या बताता है हमको कि भैया देश में लोगों के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा। अभी एनआरआई टैक्सेशन यानी एनआरआईज के ऊपर नॉन रेजिडेंट इंडियन के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भैया एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन होने का क्या क्राइटेरिया है, इंडियन और रेजिडेंट होने का। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन होने का क्या क्राइटेरिया है और रेजिडेंट इंडियन होने का क्या क्राइटेरिया है। ये चीज न्यूज में क्यों है, तो एनआरआई वोटिंग न्यूज में क्यों है, एनआरआई टैक्सेशन न्यूज में क्यों है। अभी के लिए ओवरऑल ये जो एनआरआई वोटर्स हैं पूरे दुनिया भर में इंडिया के ये कितने हैं, क्या पोस्टल बैलेट्स के थ्रू एनआरआईज का वोट डालने वाला जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुल हो चुका है, किस तरीके से अभी वोटिंग कराई जाती है एनआरआईज के द्वारा, एक इंडिविजुअल एनआरआई कैसे बना, फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या चेंजेस किए गए, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल इंडिया कैसे काम करता है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे समझना है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक न्यूज निकल के आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि भाई हम पोस्टल बैलेट की मदद से एनआरआईज को वोट डालने की सुविधा देंगे। और ये कैसे किया जाएगा, मतलब ये एक प्रपोजल है, ठीक है ना, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, सरकार को इसे कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये ईटीपीबीएस के थ्रू किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे पोस्टल बैलेट, याद रखिएगा। अब अगर बात की जाए तो क्या अभी के लिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है उनको वोट डालने का अधिकार है, तो भाई बिल्कुल है। 2011 में एनआरआईज को वोट डालने का अधिकार मिला, कैसे, तो एक संशोधन किया गया किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को अमेंडमेंट किया गया और भाई ये बोला गया कि ये जो नाराइज है वो वोट डाल सकते हैं। अब बात यह है कि दोस्तों एनआरआईज वोट तो डाल सकते हैं बट वोट डालने के लिए उनको इन पर्सन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना पड़ेगा जहां पे उसे वोट डालना है। तो मान लीजिए बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार, वहां से कोई एक बच्चा पहले आईआईटी कानपुर पढ़ता है, फिर आईआईएम अहमदाबाद जाता है, आईआईएम अहमदाबाद से उसको कंसल्टेंसी के फील्ड में स्टैंडर्ड एंड पुअर में नौकरी मिल जाती है, पोस्टिंग उसकी वॉशिंगटन डीसी में। तो वो एक एनआरआई हो गया क्योंकि बहुत लंबे समय से बाहर रह रहा है। अब उसको अगर वोट डालना है अपने बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, तो भैया पहले उसको फ्लाइट पकड़ के आना पड़ेगा बिहार में, तब जाके वो वोट डाल सकता है, वहां बैठे बैठे वो वोट नहीं डाल सकता। तो भैया फ्लाइट पकड़ के ओवरसीज से आके वोट डालना, दिस इज बेसिकली अ कॉस्टली अफेयर। ओके, तो ये बोला गया है कि नहीं भाई हम इलेक्ट्रॉनिक सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि वो है तो एक इंडियन, बस इंडिया में रह नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने रूट्स के साथ जुड़ा होगा, अपने माँ बाप के साथ बात करता होगा जो कि बेगूसराय में रह रहे होंगे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स जिनके साथ वो टच में होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको अपने लोकल एरिया के बारे में पता होगा, तो उसको हक बनता है कि भाई वो वोट डाले। अब ये जो वोट डालने की सुविधा है इलेक्ट्रॉनिकली किसकी, एनआरआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोलना है कि टेक्निकली हम इस ईटीपीबीएस की सुविधा को वोटर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं तुरंत, तमिलनाडु में, आसाम में, केरला में, वेस्ट बंगाल में और पुडुचेरी में। ये किसका बोलना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोलना है। अब समझते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में फर्क क्या होता है। रेजिडेंट कौन पर्सन होगा, जो कि भाई इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा हो, या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा हो, या फिर जिस साल में आप पता कर रहे हो कि वो रेजिडेंट है ना या नहीं है उसमें 60 दिन से ज्यादा रहा हो। ठीक है, तो या तो वो एक साल में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर वो उस साल में 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो, पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो ये तो हो गई भाई आपकी रेजिडेंट होने की कंडीशन। नॉन रेजिडेंट होने की कंडीशन क्या है, जब ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो नॉन रेजिडेंट कंडीशन। ओके, तो आप देखो नॉन रेजिडेंट कैसा हो जाएगा कि भैया वो 182 दिन इंडिया में नहीं रहा। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ना, पहला पॉइंट ये देखिए कि 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो रेजिडेंट इंडियन हो गया। 182 दिन अगर वो इंडिया में नहीं रहा तो वो एनआरआई हो सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर वो पिछले 4 सालों में 365 दिन ना रहा हो इंडिया में, या फिर जिस साल में ये पता किया जा रहा है कि वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट उसमें 60 दिन ना रहा हो इंडिया में। तो अगर 60 दिन एक साल में और पिछले साल में 365 दिन वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो एनआरआई हो जाएगा। 182 डेज पूरे साल में इंडिया में ना रहा हो, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो एनआरआई हो जाएगा। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो वो रेजिडेंट इंडियन हो जाएगा। तब समझिए, अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपके ऊपर टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स आएंगे, अभी इसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की। अच्छा एक बात याद रखिएगा, चाहे रेजिडेंट इंडियन हो चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, ये दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल इंडिया के सिटीजन हैं क्योंकि इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो भैया मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े घुमक्कड़ है, आपका एक व्लॉगिंग चैनल है, एक व्लॉगिंग टूरिज्म चैनल है जिसमें आप दुनिया भर में जाके लोगों को दुनिया दिखा रहे हैं,
तो हो सकता है, पूरे चांसेस है भाई, कि आप इंडिया में हो ही नहीं, बाहर ही घूम रहे हो। तो मतलब 182 दिन आप इंडिया में रहे नहीं, आप 365 में से 250 दिन फॉरेन घूमते रहे और बाकी दिन आप इंडिया में रहे, तो अब ऑब्वियस सी बात है आप एनआरआई बन जाओगे। समझ के बात को। लेकिन आपके पास है तो इंडियन पासपोर्ट ही ना, आप इंडियन पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे हो। तो ये रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट, ये दोनों इंडियन है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट है। उसके अगर बात की जाए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड स्टेटस को कभी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से कंपेयर मत करना, क्योंकि ओसीआई जो पर्सन होता है वो इंडियन सिटीजन नहीं होता है, उसके पास किसी प्रकार के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो इलेक्शंस के लिए कंडक्ट नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है एमपी एमएलए के, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वोट कर सकता है, मतलब वो प्रेसिडेंट वगैरह भी नहीं बन सकता है। कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ओसीआई को, जैसे कि मल्टीपल एंट्री, तो कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं से भी इंडिया में एंट्री मार सकता है। मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा होता है कि मतलब वो कभी भी इंडिया रह सकता है, कितने भी समय के लिए रह सकता है, उसको पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। हाँ, आप देखिए एनआरआईज के साथ बराबरी मिलती है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, बस एक चीज में बराबरी नहीं मिलती है, एनआरआईज एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ओसीआई नहीं खरीद सकता। अब आप बोलोगे एनआरआईज क्यों खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इंडियन है इसलिए खरीद सकते हैं। ओसीआई इंडियन नहीं है, वो नहीं खरीद सकते। अब बात करें दुनिया भर में इंडिया के कितने एनआरआई वोटर्स हैं, देखिए बहुत हैं। अगर आप जॉब करने बाहर चले गए और आपकी बाहरी जॉब है तो ऑब्वियस सी बात आप एनआरआई हो जाओगे। ओके, पंजाब में तो फैशन है कि भाई एनआरआई से शादी करवानी, कनाडा से जो आ रहे हैं, आपने पिक्चरों में देखा ही होगा। तो यूएन की रिपोर्ट आई 2015 में कि इंडिया का डायस्पोरा मतलब कि आप इंडियन हैं लेकिन आप दुनिया में किसी और कंट्री में जाके नौकरी कर रहे हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा है। 1,60,00,000 लोग, यानी 16 मिलियन पीपल का डायस्पोरा है इंडिया का दुनिया भर में। ओके, लेकिन अगर आप बात करो एनआरआई वोटर्स की, वो इंडियंस जो कि बाहर के देशों में रह रहे हैं और इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग डालते हैं, इसमें चीजें काफी गड़बड़ है। केवल 1 लाख ओवरसीज इंडियंस, यानी केवल 1 लाख एनआरआई वोटर्स ने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर किया है। और जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली 2019 में, केवल 25,000 लोग फ्लाइट पहन पकड़ के इंडिया में आए थे वोट डालने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि क्यों भाई हम हजारों लाखों की टिकट खत्म करके जाके सिर्फ वोट डालने के लिए जाए। तो अब एनआरआईज के लिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम लाने की बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रपोजल ये है कि वो एनआरआईज जो कि वोटिंग डालने में के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग डालने की परमिशन दी जाए। ठीक है, अब ये पोस्टल बैलेट का क्या है, इस पे भी थोड़ी देर में आते हैं। ओके, अब वो कैसे करेंगे, मतलब ये ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रपोजल है कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया कि हाँ भाई इस तारीख से इस तारीख तक इलेक्शन होंगे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इलेक्शन के नोटिफिकेशन के आने के 5 दिन के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, इस रिटर्निंग ऑफिसर के पास एनआरआई की रिक्वेस्ट पहुंच जानी चाहिए कि भाई मैं वोट डालना चाहता हूं। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट आएगी, एनआरआई, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उस एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिकली एक बैलेट पेपर भेजेगा। वो एनआरआई क्या करेगा, इंटरनेट से उस बैलेट पेपर को डाउनलोड करेगा, उसके ऊपर अपनी प्रेफरेंस मार्क करेगा, उसका प्रिंट आउट लेगा, प्रेफरेंस मतलब प्रिंट आउट पे प्रेफरेंस मार्क करके अपना नाम वाम लिख के फिर एक डिक्लेरेशन लिखेगा। ओके, और फिर इसको वापस भेज देगा किसके पास, ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है ना, यहाँ पे जो कंस्यूलेट होता है ना, या फिर जो डिप्लोमेटिक मिशन होता है ना इंडिया का, उस कंट्री में जहां पे वो एनआरआई वोट डालता है, उसका एक मेजर रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे मार्क देयर प्रेफरेंस ऑन द प्रिंट आउट एंड सेंड इट बैक अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक और कंज्यूलर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इलेक्शन प्रोसेस में इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ये वोट आपने अपनी मर्जी से दिया है। तो जो बैलेट पेपर एक एनआरआई को एक रिटर्निंग ऑफिसर भेज रहा है, उस बैलेट पेपर का प्रिंट मारने के बाद, अपनी चॉइस मार्क करने के बाद एक डिक्लेरेशन लिखेंगे आप, और उस डिक्लेरेशन को एक कंज्यूलर रिप्रेजेंटेटिव, यानी इंडिया के जो हाई कमीशनर्स या इंडिया के जो कॉन्स्युलेट्स खुले हैं दूसरी कंट्रीज में, उस कॉन्सुलेट का कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर उसके ऊपर ठप्पा मारेगा, अटेस्ट करेगा कि हाँ भाई मेरे सामने इस पर्सन ने विलिंगली वोट किया है। और फिर वो जो वोट होगा, वो जो बैलेट पेपर होगा, वो हमारी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा और वोट गिन लिया जाएगा। अभी के लिए ये नहीं पता है कि इस बैलेट पेपर को बाय ऑर्डिनरी पोस्ट भेजेगा वो पर्सन, बाय मेल भेजेगा, या फिर इंडियन एम्बेसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती कि इंडियन एम्बेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन कमीशन के पास उस लेटर को भिजवाए। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो वोट डाला हुआ बैलेट पेपर कैसे पहुंचेगा, इस बात पर क्लैरिटी नहीं है। बट बैलेट पेपर की वोटिंग कैसे होगी, ये चीज मैंने आपको बताई। अभी के लिए बात की जाए दोस्तों, तो इंडिया में वोटिंग किस किस प्रकार से होती है। इंडिया में वोटिंग 3 प्रकार से होती है,
एक तो बाई पोस्ट होती है वोटिंग, कि भाई पोस्ट के थ्रू आपने वोट डाल के भेज दिया। ये जो आर्मी पर्सन हमारे बॉर्डर वगैरह पे पोस्टेड हैं, वो अपना वोट डालना चाहे तो पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। इन पर्सन वोटिंग हो सकती है कि आप उठ के गए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग बूथ में आपने वोट डाला। और थ्रू प्रॉक्सी हो सकती है। थ्रू प्रॉक्सी मतलब कि आपने किसी पर्सन को ऑन बिहाफ अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरी जगह पे ये वोट डाल रहा है। प्रॉक्सी वोटिंग को 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये उन एनआरआईज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो कुछ लिस्टेड कंट्रीज में रहते हैं। ठीक है, पोस्टल बैलेट्स में पोस्ट के थ्रू आएगा वोट, और प्रॉक्सी वोटिंग में आपकी जगह कोई दूसरा वोट डालेगा, और कुछ लिमिटेड एमआरआईज को ये करने की परमिशन है। 2013 में और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर की कमेटी बनाई, जिसका काम ये था कि भाई ये जो तीनों प्रकार की वोटिंग है ना, ऑनलाइन वोटिंग, वोटिंग बाय पोस्ट और वोटिंग एट इंडियन मिशंस अब्रॉड, इनको थोड़ा सा खंगाला जाए। तो मतलब आप ऑनलाइन आके इंटरनेट पे वोटिंग डाल सकते हैं। दूसरा, आप पोस्ट के थ्रू पोस्टल बैलेट भेज के वोटिंग डाल सकते हैं। तीसरा, जो इंडियन मिशन है अब्रॉड में, वहां पे जाके आप वोट डाल दो। ऑनलाइन पोलिंग को इस कमेटी ने नहीं माना। ऑनलाइन पोलिंग में देखिए बहुत सारी चीजें। पहली बात तो ऑनलाइन पोलिंग में उस पर्सन ने वोट डाला, इसके ऊपर बहुत बड़ा डाउट है। उसके बाद ऑनलाइन पोलिंग में किसी एक कम्युनिटी से, यानी एनआरआई कम्युनिटी मान लीजिए जो यूएसए में रह रही है, वो किस प्रकार का उसका वोटिंग पैटर्न है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसका एक बेसिक आप कह सकते हैं आइडिया मिल जाएगा इन पॉलिटिकल एनालिस्ट को। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वोट नहीं मिला है उनसे उसके अगेंस्ट कुछ काम हो सकता है। तो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग बहुत जरूरी है। तो ये ओपनली हम नहीं बता सकते कि कौन सा तबका किसको कितने वोट दे रहा है। तो भैया पॉलिसीज वैसी ही बन जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। फिर भैया कमिटी ने रिकमेंड किए एडिशनल अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग एंड ई पोस्टल बैलेट वोटिंग शुड बी प्रोवाइडेड। ई पोस्टल बैलेट वोटिंग की बात की जाए, ई पोस्टल मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल, मतलब कि आपने बैलेट भरा और इलेक्ट्रॉनिक इंडिया में भेज दिया इलेक्शन कमीशन के पास। प्रॉक्सी वोटिंग के ऊपर कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशन है उनको लॉ मिनिस्ट्री ने माना है। तो अभी आगे आने वाले इलेक्शंस में किस हद तक प्रॉक्सी वोटिंग और किस हद तक इन ई पोस्टर्स को अडॉप्ट किया जाएगा वो तो नेक्स्ट इलेक्शंस में पता चलेगा। बट प्रपोजल्स क्या है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ऑनलाइन पोलिंग को तो कमिटी ने मना ही कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वोटिंग और ई पोस्टल बैलेट वोटिंग ये आगे एग्रेसिवली परस्यू किया जाएगा। क्योंकि देखिए जरूरी है कि जो हमारे एनआरआईज हैं वो भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर वोट डाल सके। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एनआरआई टैक्सेशन अंडर इंडियन टैक्स एक्ट 1961। जरूरी ये है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं अभी। देखिए पहली बात तो जो इनकम टैक्स एक्ट है, रूल्स हैं, उसको नॉन रेजिडेंट कैटेगरी को अलग माना जाता है, ओके, और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को थोड़ा अलग माना जाता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन है? इट इज एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो नॉर्मली इंडिया में नहीं रह रहा है। Or in order to determine whether an individual is non-resident Indian or not, his residential status is required to be determined under Section 6. तो under Section 6 of the Income Tax Act 1961, an individual is said to be non-resident in India if he is not resident in India। मतलब एक पर्सन अगर इंडिया में नहीं रह रहा है तो उसको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। सारा मुद्दा यह है कि एनआरआईज जो पैसा इंडिया के थ्रू कमाते हैं उसके ऊपर क्या टैक्स दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। अब आपको रेजिडेंट होने की कंडीशन मैंने पहले बता दी है, ओके। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के ऊपर यहां पे टैक्सेशन की बात हो रही है। रेजिडेंट की कंडीशन ये है कि एक पर्सन अगर 182 दिन से ज्यादा रहा है इंडिया में तो वो रेजिडेंट है, या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा है, या फिर जिस साल में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उस साल में 60 दिन से ज्यादा रहा है। ये जो 60 दिन का जो चीज है ना दोस्तों, इस क्लॉज 2 में जो 60 दिन का जो लिमिट है, इसको अगर आप कर दो कितना, 182 डेज। अब देखिए यहां पे दो क्लॉजेस को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, एक ये वाला क्लॉज और एक ये वाला क्लॉज। ये सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है? सेकंड क्लॉज ये बोल रहा है कि पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो और 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। समझिए दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो 2020 के लिए, ओके, तो 2020 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो वो बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, तो 2019 में अगर वो 60 दिन इंडिया में रह गया है तो उसको रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो 2020 में मान लीजिए इंडिया आ जाता है, अगर वो इंडिया 2020 में आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर उसको इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा, ओके, in respect of an Indian citizen and a person of Indian origin who visits India during the year, the period of 60 days as mentioned above shall be substituted with 182 days। समझिए यहां पे दोस्तों,
यहां पे आप ये पता कर रहे हो एक पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अभी हम रेजिडेंट पता कर रहे हैं, जो ऑब्वियस सी बात है रेजिडेंट कैटेगरी में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एनआरआई हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गया कि जिस साल की बात कर रहे हैं, ओके, उसमें मतलब 182 डेज ज्यादा, या पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा, पिछले साल में अगर 60 दिन से ज्यादा है और उससे पहले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा है, और तो वो ऑब्वियसली बात है रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रेजेंट ईयर में हम चल रहे हैं, अगर उस प्रेजेंट ईयर में वो इंडिया आ गया पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा रेजिडेंट कहलवाने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे ये बात मालूम है दोस्तों, थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो रहा है कि भैया जिस साल में आप पता कर रहे हो कि ये रेजिडेंट है या नहीं है, उससे पिछले वाले साल में या तो 182 दिन से ज्यादा वो इंडिया में रहा हो, नहीं रहा हो तो पिछले वाले साल में 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो पिछले 4 साल में, तो पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा और पिछले साल में 60 दिन से ज्यादा। उस केस में जिस ईयर की बात हो रही है, अगर उस ईयर में वो पर्सन इंडिया आ गया, तो उसको 182 दिन रहना पड़ेगा अपने आप को रेजिडेंट बताने के लिए। ओके, अब यहां पे ये जो 60 दिन वाला क्लॉज है, ठीक है ना, जो 60 डेज वाला कार्ड, फाइनेंस एक्ट 2020 क्या बोल रहा है? 2021-2022 has amended the above section to provide that 60 days as mentioned in clause 2 shall be substituted with 120 days if any Indian citizen or a person of Indian origin whose total income other than foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year। देखिए दोस्तों, 2020 की बात हो रही है, 2019 में वो बंदा 60 दिन इंडिया में रहा, तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। यहां पे फाइनेंस एक्ट 2020 क्या बोल रहा है कि अगर 2020 की बात हो रही है, 2019 में वो पर्सन 120 दिन के लिए इंडिया में रहा और उसकी जो कमाई है इंडियन सोर्स से वो 15 लाख रुपए सालाना है। याद रखिएगा, यहां पे फॉरेन सोर्सेस से कमाई नहीं है। आप समझिए, ऐसे इंडिविजुअल्स को बोला क्या जाता है? ऐसे इंडिविजुअल्स को बोला जाता है RNOR। RNOR का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो भाई 2020 की बात चल रही है, 2019 में अगर वो पर्सन 120 दिन इंडिया में रहा है, या फिर पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है और उसकी कमाई इंडियन सोर्सेस से 15 लाख ज्यादा है, तो उसके ऊपर टैक्स मारा जाएगा। समझिए, तो ही विल बी टैक्स्ड, बशर्ते उसकी जो कमाई हो वो इंडिया से कम 15 लाख रुपए हो। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक नया सेक्शन जोड़ा है, सेक्शन 6 क्लॉज 1A टू द इनकम टैक्स एक्ट। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट एन इंडियन सिटीजन शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स रुपीज 15 लाख। तो पिछले साल में अगर वो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा और उसकी इंडियन सोर्सेज से कमाई 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन फॉरेन सोर्स वाली कमाई को नहीं जोड़ा जाएगा टैक्स में। और वो भी तब है दोस्तों जब वो किसी दूसरे कंट्री में इस कमाई के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा। देखिए, सिंपल लॉजिक है टैक्स का। अगर वो किसी दूसरे कंट्री में कमा रहा होगा तो उस कंट्री में उस कंट्री की कमाई वाला टैक्स भर रहा होगा। वो अलग बात है कि अगर आप गल्फ अल्फ में रहते हो तो वहां पे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता कुछ देशों में, हालांकि बहुत जगहों पे लिया जाने लगा है। इंडिया से जो आप कमा रहे हो उस पर इंडिया वालों को टैक्स दोगे। अब सीधी बात है, वो जो इंडियन रेजिडेंट है, अगर वो किसी और देश में, ही इज नॉट लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम अर्न इन इंडिया, इन दैट केस ओनली उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो किसी और देश में वो इंडियन रेजिडेंट रह रहा है और किसी और देश में वो इंडियन रेजिडेंट टैक्स नहीं पे कर रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से ना पे कर रहा हो, अपनी डोमिसाइल की वजह से ना पे कर रहा हो, रेजिडेंस की वजह से ना पे कर रहा हो, वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो उस केस में आप इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। अगर वो अपनी मेन कंपनी जहां पे वो रिजाइड कर रहा है वहां पे अगर वो टैक्स पे कर रहा है, तो फिर ये 15 लाख वाला क्लॉज वाला टैक्स यहां पे नहीं लगाया जाएगा। ओके, फिर फ्रॉम 2021-22 an Indian citizen earning total income in excess of rupees 15 lakh other than foreign sources shall be deemed to be resident in India if not liable to pay any taxes। मतलब सीधी बात ये है कि 15 लाख रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं इंडिया से, 120 दिन से ज्यादा आप रहे, ओके, और ये जो 15 लाख की कमाई है इंडियन सोर्सेस से, फॉरेन सोर्सेस से नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसको रेजिडेंट माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स मारा जाएगा। पहले 60 डेज की लिमिट थी क्लॉज 2 में, 60 डेज की लिमिट को फाइनेंस एक्ट के थ्रू कितना कर दिया गया है आपका 122 से। तो 122 डेज से ज्यादा और 15 लाख की आपकी कमाई, टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजें बता रखी, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल इन इंडिया। तो भैया, ए नॉन रेजिडेंट इज लायबल टू टैक्स ओनली ऑन दैट इनकम विच इज अर्न्ड बाय हिम। कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में नहीं रह रहा है बट उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा अगर उस टैक्स की जो वजह है वो इंडिया के अंदर से निकल के आ रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
और इट एक्यूज और अराइजेज इन इंडिया और द लॉ बिलीव्स दैट इट हैज एक्यूज और अराइज इन इंडिया, मतलब मेनली जो कमाई है एनआरआईज की, अगर वो इंडियन सोर्स से आ रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो इंडियन सोर्स किसी बिजनेस कनेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, वो इंडियन सोर्स इंडिया में खरीदी कोई प्रॉपर्टी एसेट भी हो सकता है, कोई कैपिटल एसेट को बेचा, उससे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको भी कमाई माना जा सकता है। और अगर इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइड की, चाहे ऑनलाइन प्रोवाइड की, चाहे जाके पढ़ाया हो किसी कॉलेज में, उससे कोई सैलरी मिली, तो इसको भी इनकम माना जाएगा। टोटल 15 लाख से ज़्यादा हो रही है तो भाई टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे हैं। ओके, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा दोस्तों। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था, मैंने जितना ईजी हो सका उतना समझाने की कोशिश की है। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।